तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के जो वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री को। तो हिस्ट्री को जो हम लोग करेंगे वो वैसे तो बेसिकली हम लोग पूरी डिटेल के साथ हिस्ट्री को करेंगे। और वो जैसे कि चाहे जो भी एग्ज़ाम हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होती है हिस्ट्री। और हिस्ट्री का एक बड़ा सेगमेंट जो है आप देखेंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और जो भी परीक्षाएँ होती हैं, हिस्ट्री का एक जो तरीका है पढ़ने का, बेसिकली आप देखेंगे कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की अगर हम शुरुआत करें तो बेसिकली बांटा जाता है इसको 3 भागों में। और वो कौन सी है? एक तो हम पढ़ते हैं कि प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन, और तीसरा हम देखेंगे फिर आधुनिक। तो सबसे पहले जो हम कवर करेंगे वो प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास को कवर करेंगे। और प्राचीन इतिहास वैसे तो इसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट है प्राचीन इतिहास, लेकिन हमको जो है बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, लेकिन जो भी पढ़ना बहुत डिटेल के साथ पढ़ना और बहुत अच्छे से पढ़ना है। कम से कम जितना हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें से अगर क्वेश्चन बनता है तो गलत होने की संभावना ना हो। और हर एक उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से हर बार लगभग क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। जैसे अगर हम इसकी अगर प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास का जो सिलेबस है, जो हमको जो पढ़ने की ज़रूरत है, उसमें तो सबसे पहले हमारा शुरू होता है कि बात करें तो एक तो प्रागैतिहास, यहाँ से जहाँ से शुरू होता है, प्रागैतिहासिक काल से शुरू होता है हिस्ट्री। और इसके बाद प्रागैतिहासिक काल के बाद हम सीधे आ जाते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा के बाद अब हम जो आएंगे वो पढ़ेंगे क्या? पहले प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा पढ़ेंगे, हड़प्पा या फिर इसी के बाद जो है हम पढ़ेंगे फिर वैदिक संस्कृति। ठीक है, ये 3 जो हैं ये बेसिकली इसमें से आप ये देख सकते हैं जो प्रागैतिहासिक काल है लगभग ये इसको जो है आद्य इतिहास में रखा है, मतलब कि वो प्रागैतिहास अपने आप में नाम से ही पता है कि ये प्रागैतिहासिक काल है। जो ये हड़प्पा है ये वाला आद्य इतिहास में आपके रखा जाता है, आद्य इतिहास। और जो वैदिक काल है यहाँ से लगभग जो हमारे पास साहित्यिक स्रोत हैं वो प्राप्त होने लगते हैं, तो इसको इतिहास में हम रखते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि हम ये 3 टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों टॉपिक एक दूसरे से आसपास इर्द गिर्द घूमते हुए टॉपिक्स हैं। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक संस्कृति। इसमें कुछ ऐसे नाम होंगे जो हमेशा बार बार घूम फिर के तीनों में कभी कभी देखने को मिलेंगे। तो बस ज़्यादातर इंपॉर्टेंट जो इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो इन नामों के साथ बनेंगे, जिसको हम आगे चल करके पढ़ेंगे। फिलहाल अगर हम सिलेबस की बात करें, जो प्राचीन इतिहास में हमको जो पढ़ना है तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, फिर इसके बाद हम देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता हमको पढ़ना है, और फिर हमको वैदिक संस्कृति पढ़ना है। वैदिक संस्कृति के बाद एक जब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है संगम युग। और इस संगम युग में भी जो हमको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा अगर एग्जाम किसी भी एग्जाम के दृष्टि से, उसमें देखेंगे कि संगम साहित्य है। ठीक है, संगम साहित्य है। संगम युग के बाद आप देखोगे तो फिर शुरू होती है, वो लगभग आ जाती है 6ठी BC के आसपास की बात आ जाती है। तो इस 6ठी BC और 5वीं या 6ठी BC के आसपास क्या हुआ था कि द्वितीय नगरीय क्रांति हुई। ठीक है, द्वितीय नगरीय क्रांति। बेसिकली आपको लग रहा होगा कि पहली वाली कब हुई, तो पहली नगरीय क्रांति आपकी देखेंगे तो ये हड़प्पा सभ्यता जो है, इसे पहली नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और पहली नगरीय क्रांति जो हुई वो हड़प्पा काल में ही हो गई थी। ठीक है, तो ये दूसरी नगरीय क्रांति है। और जिस दूसरी नगरीय क्रांति के साथ ही हम इसमें बहुत सारे, जैसे कि आप देखेंगे कि दूसरी नगरीय क्रांति के बाद आप देखेंगे तो इसी के बाद शुरू होगा कि मौर्य काल होगा। मौर्य काल की शुरुआत होगी, मतलब नंद वंश का अंत होगा और फिर मौर्य काल की शुरुआत होगी। तो इसमें जितने भी वंश इससे जुड़े हुए हैं उसको पढ़ना होगा। तो इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना इंपॉर्टेंट होगा वो हम पढ़ लेंगे इसमें से। और इसके बाद जो आपका बचेगा तो मौर्य काल के बाद फिर मौर्योत्तर काल आ जाता है आपका। मौर्योत्तर काल के बाद आपका इसी तरह से फिर आएगा गुप्त काल। गुप्त काल के बाद आप देखोगे तो फिर गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। और गुप्तोत्तर काल के बाद आप देखोगे कि तो प्राचीन भारत वाला जो है, ये जो टॉपिक है प्राचीन भारत की सामाजिक संरचना, इसको हम मतलब अभी तक जितना भी हमने इसमें सब में पढ़ा होगा सबका एक निचोड़ होगा ये। ठीक है, जिसमें हम एक ही बार में सबको जानने की कोशिश करेंगे कि प्राचीन भारत आखिर था क्या। और यहाँ से हम फिर मूव करेंगे मध्यकालीन भारत में, जिसमें कि शुरुआत कहाँ से होती है, लगभग सल्तनत काल के साथ शुरू करेंगे और फिर जो है हम पहुँचेंगे आगे, फिर मुगल वंश वो मध्यकाल का, और फिर आधुनिक भारत पर जाएंगे। तो सबसे पहले आज हम शुरुआत करेंगे कि यहीं से प्रागैतिहासिक काल से पढ़ना शुरू करते हैं। और उम्मीद है कि 1 या 2 क्लास में प्रागैतिहासिक काल पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हड़प्पा
और फिर वैदिक, ये सब दोनों के लिए हड़प्पा सभ्यता में भी 2 वीडियो में हो जाएगा, 2 वीडियो में लगभग ये भी हो जाएगा आपका। तो 2 अगर देखें, और ये संगम युग 1 में हो जाएगा आपका। फिर द्वितीय नगरी क्रांति आपका ये कोशिश किया जाएगा कि 1 वीडियो में ये हो जाए। और फिर मौर्य काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, तो मौर्य और मौर्योत्तर 1 वीडियो में हो जाएगा। और फिर इसी तरह से गुप्त और गुप्तोत्तर के लिए 1 वीडियो हो जाएगा। और फिर एक लास्ट में ये, तो 6, 2, 8, 2, 10, लगभग 10 वीडियो के आसपास 11 क्लास इसमें लगनी है। तो चलिए बिना किसी देरी के ये शुरू करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल की जब बात आती है, सबसे पहले नाम से ही है कि प्राग इतिहास, ठीक है। प्राक और ये शब्द जो बना है प्राक और इतिहास, और इतिहास का अगर मतलब आप देखोगे तो इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहा और आस, तो इसका मतलब होता है ऐसा जो पहले हो चुका, जो पहले हो चुका, या कह सकते हैं ऐसा हुआ, ठीक है। तो ऐसा हुआ। और इतिहास की खास बात क्या होती है, इतिहास के अगर हम प्राग इतिहास को हटाएं, अगर केवल इतिहास की बात देखें तो इतिहास का मतलब ये है कि जो कुछ भी घटना घटी आज से पहले, अगर हम आज की बात करें तो आज हम वर्तमान, जैसे आज की डेट की अगर बात करें तो आज हम क्या है, वर्तमान हमारा ये, और इससे 1 दिन पहले जो कुछ भी बीत चुका है वो सब कुछ क्या है, वो सब कुछ जो भी घटनाएं आज से पहले हुई, वर्तमान से पहले, वो सब कुछ इतिहास है बेसिकली। तो इतिहास की खास बात क्या होती है कि इतिहास हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास क्या होता है कि लिखित स्रोत होते हैं, लिखित स्रोत हैं, यानी कि साहित्यिक स्रोत हैं हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सारी जानकारी होती है, लिपि है हमारे पास, सब कुछ लिखने की कला है, सब हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ऐसी चीज़ है जो इतिहास है, जिसको हम जानते हैं। इसके बाद दूसरी जो बात आती है, एक होती है, इससे पहले अगर हम जाएँ तो इससे प्रीवियस में क्या होता है, जिसके बारे में हम, लिपि तो है, मतलब लिपि का आविष्कार है। अगर हम कहें कि लिपि का आविष्कार है, लेकिन लिपि पढ़ी नहीं जा सकती, पढ़ी नहीं जा सकती या अपठनीय है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आद्य इतिहास। जिसमें हम कौन सी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान जो सभ्यताएं पनपी, उनकी लिपियां तो हैं, उन्होंने लिखा जरूर, लेकिन आज तक वो पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए उनको किस में रखते हैं, आद्य इतिहास में। इसके बाद इससे और पहले चले जाएं, क्योंकि मानव का विकास तो आज से है नहीं, करीबन माना जाता है कि 80 लाख वर्ष पुराना इतिहास है लगभग। तो अगर हम इससे शुरुआती दौर पे मानव की चलें, जहाँ से जहाँ तक उन्होंने लिखना पढ़ना नहीं सीखा, क्योंकि लिखने पढ़ने की जो लिपि का जो एक कोई साक्ष्य स्रोत मिलता है, अगर भारत की बात करें उस हिसाब से, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले तक कोई ऐसा स्रोत नहीं है जिसमें ऐसी कोई बात आती हो निकल कर कि वो लिपियों का आविष्कार हुआ हो। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले, जिसमें हम लिपियों के बारे में हम कुछ नहीं जानते, बस हम अनुमान लगाते हैं कैसे, उनके बारे में जानकारी करते हैं हम, उनके द्वारा प्रयोग किए गए विभिन्न प्रकार के औजारों से, विभिन्न प्रकार के उपकरणों से, या फिर उन सारी क्रियाकलापों से, या फिर उनके द्वारा जो शव वगैरह दफनाए गए, उनके द्वारा जो भी प्रयुक्त की गई चीज़ें, उनको दफनाने में जो प्रक्रिया अपनाई गई, उन सबसे हम एक अनुमान लगाते हैं कि उस मानव का जो है किस तरह का सांस्कृतिक जीवन रहा होगा, किस तरह का सामाजिक जीवन रहा होगा, और वो मानव कैसा था वास्तव में। तो उसको हम बोलते हैं इसी तरह से प्राग इतिहास। तो उसको हम प्राग इतिहास कहते हैं। मतलब यहाँ पर हमारे पास कोई लिपि नहीं है, ठीक है, बस हम अनुमान लगाते हैं किससे, उनके उपकरणों, उनके चीज़ों से, जिसकी हमें उत्खनन के जरिए जो हमें प्राप्त होते हैं। तो अब इस इतिहास के अगर वर्गीकरण को समझने के बाद, अब अगर हम शुरू करें प्राग इतिहास के बारे में, तो भारत की अगर बात करें तो भारत में बेसिकली प्राग इतिहास का जो श्रेय दिया जाता है कि कोई विद्वान जिन्होंने सबसे पहले प्राग इतिहास के बारे में आप जो है उसकी बातचीत शुरू करी, उसका नाम था डॉक्टर प्राइमरोज। एक अंग्रेज जो है विद्वान थे, डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्हें प्राप्त हुआ, इन्हें श्रेय दिया जाता है भारतीय प्राग इतिहास की खोजबीन का। तो 1842 का वो वक्त था, और 1842 में कर्नाटक में रायचूर है, तो रायचूर जिला है कर्नाटक का, और रायचूर में ही देखोगे तो एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने क्या हुआ, कुछ तीर क्या नाम है, तीर के फलक और कुछ अन्य उपकरण जो है पत्थर के, ये भी तीर के फलक जो है ये भी पत्थर के ही है, और ये भी जो है पत्थर के अन्य उपकरण जो हैं
उसकी जो है खोजबीन उन्होंने प्राप्त किया 1842 में। और वो जगह का नाम क्या है? जगह का नाम है लिंगसुगुर, लिंगसुगुर से, ठीक है, लिंगसुगुर से उन्होंने इन सारी चीज़ों को प्राप्त किया 1842 में। और फिर यहाँ से एक तरह से शुरुआत होती है प्राग इतिहास के बारे में खोजबीन करने की, और वहाँ से एक परंपरा की शुरुआत हुई। इसी के बाद आप देखोगे कि 1853 में एक और प्रयास हुआ। 1853 में जो प्रयास हुआ वो बेसिकली नाम था डॉक्टर, या डॉक्टर नहीं, जॉन इवांस नाम था उनका, जॉन इवांक। और जो जॉन इवांक थे उन्होंने जो है नर्मदा नदी के क्षेत्र, घाटी जो है, नर्मदा घाटी जो है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में, यहाँ नर्मदा में मतलब कि एमपी में, आप जाहिर सी बात है एमपी में पड़ेगी, वहाँ पे एक जगह है जबलपुर, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो जबलपुर में उन्होंने जो है इसी तरह के मिलते जुलते, जो कि 1842 में कर्नाटक के रायचूर में खोजे गए तीर के फलक और पत्थर के उपकरण थे, तो इसी तरह से पत्थर के कुछ उपकरण औजार जो है जबलपुर में इन्होंने भी खोजा। क्या नाम था उनका? जॉन इवांक नाम था, ठीक है, जॉन इवांक, या फिर कहीं कहीं ये देखोगे कि जॉन इवांस भी लिखा मिलता है, ये जॉन इवांक या जॉन इवांस भी मिल जाएगा आपको, तो इवांक या इवांस, ठीक है। तो ये इस तरह के मिले। इसके बाद के जो कुछ खोजों में देखोगे और भी बहुत सारी खोजें हुई, जिसमें से देखोगे तो इसके बाद क्या हुआ, जब ये 1853 में जॉन इवांस, और फिर 1842 में से पहले प्राइमरोज, और इसके बाद जो है 1863 में, इसके बाद इन सारी खोजों के बाद 1863 में जो है पहली बार, ठीक है, पहली बार भारत में जो है जो पाषाणकालीन संस्कृति है उसके अन्वेषण की जो है शुरुआत होती है। मतलब एक तरह से जैसे क्या होता है कि जब पहली बार कोई काम होता है तो फिर उसके बारे में लोग फिर और जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से एक जानने की कोशिश हुई, और किसके बारे में? पाषाणकालीन या पाषाण काल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की एक शुरुआत हुई। और वो वक्त क्या था? 1863 का, 1863 के उस वक्त के दौरान। इसके बाद देखोगे कि एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इन्होंने क्या किया कि मद्रास में इन्होंने भी खनन किया, मद्रास में, मतलब किया नहीं, खुद नहीं किया होगा, कराया होगा। मद्रास में क्या नाम था? पल्लवरम, ठीक है, मद्रास के पल्लवरम में। अब मद्रास के पल्लवरम या चेन्नई के पल्लवरम में, जो भी आप कह लें, वहाँ पर भी सेम उसी तरह के पाषाणकालिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मद्रास में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मद्रास के पल्लवरम से। ऐसे क्वेश्चन ये आते हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि मद्रास के पल्लवरम से। जाहिर सी बात है ये भले ना पूछे, अभी ये इतना बहुत अंदर की बात हो जाती है कि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने करवाया था, लेकिन मद्रास में पाषाणकालिक स्थल कौन सा था, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है कि मद्रास का पल्लवरम है, ठीक है। इसी तरह से वो आपको ये भी याद रखने की जरूरत है कि जो 1853 में मैंने बताया, अभी 1853 में जॉन इवांस की बात की, जब जॉन इवांस की कि उन्होंने कहाँ पर? नर्मदा घाटी में, कहाँ पर? जबलपुर में। तो आपको ये याद रखना है कि एमपी में जो है वो जो स्थल है वो जबलपुर है, इतना ही आपको याद रखना है। जॉन इवांस और 1853 अगर ना भी याद रहे तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह से डॉक्टर प्राइमरोज का जो पहली बार का खनन हुआ, सबसे पहली बार जो हुआ वो कब हुआ था? 1842 में। और कहाँ पर हुआ? कर्नाटक के रायचूर जिले में। उसका नाम क्या है? लिंगसुगुर में हुआ। तो ये केवल नाम, जैसे लिंगसुगुर, पल्लवरम और जबलपुर, ये आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं, समझने की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या हुआ, जब ये नर्मदा घाटी वगैरह के जब ये सब हुए खनन, इन सब के बाद 1930 में, ऐसे ही 1930 में नाम था MC बर्किट। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये नाम और सन अगर ना भी याद हो तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत डिटेलिंग में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। फिलहाल कहानी की तरह याद करने में ऐसे मज़ा आएगा। तो MC बर्किट जो थे, उन्होंने कहाँ पर खनन करवाया? उन्होंने कृष्णा घाटी के क्षेत्र में, कृष्णा नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर उन्होंने खनन करवाया, ठीक है। MC बर्किट का जो योगदान है वो कृष्णा नदी घाटी के क्षेत्र में उन्होंने खनन करवाया है। और इस 1930 के वक्त के बाद आप देखोगे तो बहुत सारे वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिक करें, बहुत सारे इतिहासकार जो थे, इतिहासविद जो थे, उन्होंने जो है खोजबीन प्रारंभ की, जिसमें से बहुत सारे लोगों का नाम आता है। जैसे देखो तो विलियम किंग का नाम आता है, ठीक है, कॉकबर्न का नाम आता है, CL कार्लाइल का नाम आता है, ठीक है, इन सब का नाम आता है। इन सब ने अपना अपना योगदान दिया, ठीक है। इसी तरह से और नाम देखोगे तो ब्राउन का भी नाम आता है, इसी में ब्राउन का नाम आता है, CL कार्लाइल का नाम आता है, कॉकबर्न का नाम आता है, विलियम किंग का नाम आता है। इन सब के अपने योगदान थे, इन सब ने अपना योगदान करते चले गए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो शिवालिक श्रेणी का है, शिवालिक श्रेणी। और इस शिवालिक श्रेणी में जो देखोगे, जो सबसे पहली बार शिवालिक श्रेणी में खनन हुआ पाषाणकालीन अध्ययन के लिए, वो नाम था डी टेरा
डी टेरा और नाम था पीटरसन। चलिए कभी कभी हिंदी हो जा रहा है, कभी कभी इंग्लिश हो जा रहा है, मैं हिंदी में लिखने वाला था। तो डी टेरा और पीटरसन, क्या नाम था? डी टेरा और पीटरसन, इन दोनों ने जो है शिवालिक में खनन करवाया। 1935 का वक्त था, फिर मैं कह रहा हूँ कि ये सन इंपॉर्टेंट नहीं है। डी टेरा और पीटरसन ने जो है शिवालिक श्रेणी में खनन करवाया और वहाँ पर भी उसी तरह के उपकरण प्राप्त हुए। आपको पता होगा कि शिवालिक श्रेणी में जो पाए गए पत्थर के उपकरण हैं उनकी जो अनुमानित समय बताई जाती है, अनुमानित समय है उसकी जो है तय की जाती है, वो लगभग 25 लाख वर्ष पुराने तक के उपकरण वहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अभी तक के सबसे पुराने उपकरण हैं जो शिवालिक श्रेणी से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद आप देखोगे कि इन सब के बावजूद क्या था कि इतने सारे खनन हुए, इतनी सारी खोजें हुए, इतने सारे वैज्ञानिक विद्वानों ने अपना अपना योगदान दिया। इसके बावजूद भारत में जो है कुछ खास बातें नहीं थी जिसमें से आप कह सकें कि भारतीय जो विश्व मानचित्र पर भारत को भी एक जो है जगह मिल जाए प्राग ऐतिहासिक खोजों के लेकर के। तो उसी दौरान मार्टिमर व्हीलर, जिसका नाम आप लोगों ने बड़ा ज़्यादा सुना होगा, मार्टिमर व्हीलर, इनका नाम आगे चल करके जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे वहाँ पर फिर से नाम आएगा उसकी डेट तय करने में। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर का कई सारे मत हैं वहाँ पर, देसी विदेशी मत जो है सिंधु घाटी सभ्यता में, वहाँ पर भी इनका नाम देखने को आपको मिलेगा। तो मार्टिमर व्हीलर, ये इन्होंने भी काफ़ी कुछ योगदान दिया और इनके जो है प्रयासों से क्या हुआ कि हमें तो केवल इतना हो पाया कि हमें नई दिशा एक मिली ज़रूर, इनकी खोजों से कुछ एक नई दिशा हमको मिली, क्योंकि ये वही वक्त है मार्टिमर व्हीलर का, क्योंकि 1935 का वक्त आप देख रहे हैं, 1935 के बाद के वक्त है और 1935 के वक्त तक हमने कई सारी खुदाई का जो कार्य है, उत्खनन का कार्य है उसको किया था, जिसमें से हमारे देखोगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके कई सारे खनन 1921 से ही शुरू हो गए थे, दयाराम साहनी के द्वारा जब शुरू किया गया था। उसको हम मतलब डिटेल में पूरा पढ़ेंगे जब हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ से एक नई दिशा मिली ज़रूर मार्टिमर व्हीलर के प्रयासों से, लेकिन अगर वैश्विक मानचित्र पर आप देखेंगे कि पहली बार जो भारत को एक पहचान मिली प्राग इतिहास के क्षेत्र में, वो मिलती है स्टुअर्ट पिगट्स के प्रयासों से। ये नाम आपको याद रखना होगा, स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट जो, अगर हिंदी में सॉरी, उनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट, इनकी एक पुस्तक थी और उसका नाम क्या है, उनका नाम है, पुस्तक का नाम है प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक जब लिखी गई उसके बाद जो है भारत को एक नई पहचान मिली। ये पुस्तक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्री हिस्टोरिक इंडिया के राइटर कौन हैं, तो ये हैं स्टुअर्ट पिगट। अगर ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो कई बार आते हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत होती है, उसके बारे में मतलब हमको ज़रूर पता होना चाहिए। स्टुअर्ट पिगट, ये नाम आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये किसकी, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये पुस्तक लिखी गई बेसिकली 1950 में, ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक। ठीक है, 1950 में। कभी कभी हो सकता है मे भी, मतलब आजकल सन का सिलसिला पूछने का बढ़ा है। तो प्री हिस्टोरिक इंडिया, अभी हाल ही में आरओ का एग्ज़ाम हुआ, आप में से अगर किसी ने दिया हो तो आपने देखा होगा कि मतलब हिस्ट्री की उसने एक नई परिभाषा तय की सन पूछने की। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सन जहाँ पे होगा मैं बताऊंगा कि सबको ये याद रखने की ज़रूरत है। तो ये 1950 आपको याद रखने की बेसिकली बहुत ज़रूरत है। प्री हिस्टोरिक इंडिया 1950 में लिखी गई, स्टुअर्ट पिगट की पुस्तक थी, वो प्रकाशित हुई। ठीक है, इसके बाद भारत को एक नई पहचान मिली। तो ये तो बेसिकली सिर्फ इसलिए था कि एक बेसिक सी आपको जो है डिटेलिंग प्राप्त हो। इसके बाद अब हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि मनुष्य का जो उद्भव हुआ वो कैसे हुआ इस धरती पर। ठीक है, तो 1950 तक की हमने देखा किस तरह से हमारी यात्रा रही, प्राग इतिहास को लेकर के हमारी किस तरह से यात्रा हमने किया। इसके बाद अगर देखोगे आप मानव के उदय के बारे में जब जानकारी बात करें, मानव के उदय की, तो ये हेडिंग हो सकती है मानव का उदय। जाहिर सी बात है, हमें पता है कि मानव जो है वो क्या है, हम बार बार पढ़ते हैं, साइंस से लेकर के हर जगह पर पढ़ते हैं कि मानव एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, स्तनधारी जीव है मानव। और हम ये भी जानते हैं कि मानव का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, वो माना जाता है कि वानरों के साथ, वानरों से जो है, वानरों से हुआ। मतलब वानरों से कहने का मतलब ये है कि जैसे वानर हो गए, वानर, छछूंदर, क्या लिख रहा हूँ, छछूंदर है ना, लंगूर, ये सब जो हैं वो सब क्या हैं, ये मानव के माना जाता है, ये सब प्राइमेट्स हैं। ठीक है, तो माना जाता है इन्हीं प्राइमेट्स से हमारा विकास हुआ, मानव का विकास जो है इन्हीं प्राइमेट्स से हुआ। और उसमें भी खास तौर से माना जाता है कि वानर से, यानी बंदर से जो है मानव का इवोल्यूशन हुआ। तो मानव का इवोल्यूशन जो हुआ बंदर से।
अभी तक जितने भी शोध किए गए, जितने भी अभी तक शोध हुए, उन सभी में एक चीज़ कॉमन है। वो क्या कॉमन है? वो उनका कहना है सभी का कि जो मानव सबसे पहली बार जब धरती पर कहीं भी अवतरित हुआ या फिर मतलब वो इवॉल्व हुआ, मतलब बंदर से मानव बन गया, वो जो इवोल्यूशन हुआ सबसे पहले वो मानव जो देखा गया, उसके जो साक्ष्य मिले हैं शोध के जरिए, उसको बताया जाता है कि अफ्रीका में मिले हैं। कहाँ मिले हैं? अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में सबसे पहले मानव मिला। अब यहाँ एक बात आपको मैं बताऊँ, तो अफ्रीका में मानव पहले मिला, इसका मतलब पूरा पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं। पूरा पाषाण काल सबसे पहले इतिहास के, जब हम प्राग इतिहास की जब शुरुआत करते हैं तो उसमें देखते हैं पूरा पाषाण काल, फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल देखते हैं। लेकिन ये पूरा पाषाण काल मतलब वही वो वक्त होगा जब मानव इवॉल्व होगा कहीं ना कहीं पूरा पाषाण काल में ही, किसी ना किसी समय में। तो पूरा पाषाण काल में अफ्रीका में मानव के अवशेष हैं, स्रोत हैं उसके जो पाए जाते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो भारत में एक भी ऐसा कोई भी अभी तक भारत में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अगर देखें तो कोई भी कंकाल नहीं मिला है मानव का। ठीक है, कंकाल नहीं मिला है, मतलब मानव के कोई जीवाश्म नहीं मिले। उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए बहुत सारे औजार, बहुत सारे उपकरण, है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मतलब ये पूरा पाषाण काल की चीज़ें मिलती हैं, औजार और उपकरण मिलता है, लेकिन कोई भी नर कंकाल या फिर मतलब मानव का कंकाल, कोई भी मानव कंकाल नहीं मिला। ठीक है, तो हमारे पूरे भारत में कहीं भी कोई भी ऐसा कंकाल नहीं मिला है पूरा पाषाण काल का। हमारे यहाँ जो कंकालों की प्राप्ति होती है वो कब से है? वो मध्य पाषाण काल से शुरू होती है। कहाँ से? मध्य पाषाण काल से हमारे यहाँ जो है कंकाल प्राप्त होते हैं। ठीक है, पूरा इसमें आप पूरा पाषाण काल में कोई कंकाल नहीं है। अब बात करें कि जो अफ्रीका का जो मानव था, हमने देखा कि अफ्रीका में सबसे पहले मानव का इवोल्यूशन हुआ है। अफ्रीका का जो मानव था ये बेसिकली आप देखोगे कि जब ये सीधा खड़ा होकर चलना शुरू हुआ, सीधा खड़ा होकर जब चलना शुरू हुआ, सीधा खड़ा होकर, तो इसको एक नाम दिया गया। जब अफ्रीका का जो सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव है, पहले तो जाहिर सी बात है वो बंदरों की तरह ही इवॉल्व होगा धीरे धीरे। जब वो सीधा खड़ा हो गया तो अफ्रीका के मानव का नाम क्या दिया गया? ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा गया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये आपको याद रखने की बात है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस का इवोल्यूशन कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहाँ का मानव है, तो ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये क्वेश्चन आता है और ये है अफ्रीका का। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो अफ्रीका में जो सीधा खड़ा होकर मानव चला, वो कहा गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना गया। इसी के साथ आप देखोगे कि ये जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ऑस्ट्रेलिया का मानव, इसी की एक उपजाति भी थी, इसी की एक उपजाति थी जिसका क्या नाम था? जिनजैनथ्रोपस। ठीक है, उसका नाम था जिनजैनथ्रोपस। ठीक है, उसका नाम था जिनजैनथ्रोपस। ये जो जिनजैनथ्रोपस है बेसिकली ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति है। और ये जो जिनजैनथ्रोपस है ये पूरे मानव इतिहास का, ठीक है, पूरे मानव इतिहास का ये क्या है? ऐसा पहला मतलब मानव है जो क्या बनाया? औजार, औजारों का निर्माण करने वाला मानव है। पहली बार विश्व इतिहास में जिसने औजारों का निर्माण किया वो कौन है? वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति है जिनजैनथ्रोपस, यानी अफ्रीका में ही ये मानव था। जिनजैनथ्रोपस ऑस्ट्रेलोपिथेकस की ही एक उपजाति है जिसने सबसे पहले औजारों का निर्माण किया। ठीक है, इतनी अगर बात आपको क्लियर हो गई तो अब ये जान लीजिए कि इस ऑस्ट्रेलोपिथेकस को मतलब इस जिनजैनथ्रोपस को, जो जिनजैनथ्रोपस है, इसी को इसीलिए कहा जाता है कि उसने सबसे पहले हथियार बनाया और इसीलिए उसको जो है कहा जाता है कि हथियार निर्माण के, हथियार मतलब औजार, औजार निर्माण के मामले में हथियार चीज़ें जब कहते हैं तो उसका सेंस अलग हो जाता है। औजार, औजारों के निर्माण में जो है वो विश्व इतिहास में जो है मानव का नेता है एक तरह से, जिसने पहली बार औजारों का प्रयोग किया या पहली बार औजारों का निर्माण किया। इसके बाद आप देखोगे कि एशिया, अगर महाद्वीप में आप देखोगे तो एशिया में भी मानव के कुछ कंकाल मिले और वो कहाँ मिले? जावा में। ठीक है, जावा में मिले। ये जावा के जो मानव था इसको क्या कहा गया? जावा में मिलने के कारण, जावा आपको पता होगा विश्व मानचित्र में आप देखेंगे इंडोनेशिया वगैरह, जावा, सुमात्रा, ये सब जगह द्वीप समूह है। तो आपको ये जब ज्योग्राफी में आप मैपिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा। तो जावा मानव जो है, इसी के जावा को ही, जावा में पाए जाने के कारण इसको नाम दिया गया जावा मानव। क्या नाम दिया गया इसको? जावा मानव। अगर इसका वैज्ञानिक नाम देखोगे तो इसका क्या नाम था? पिथिकैंथ्रोपस। अगर मैं सही लिख रहा हूं तो पिथिकैंथ्रोपस। ठीक है, इसका नाम था पिथिकैंथ्रोपस। क्या नाम था इसका? पिथिकैंथ्रोपस नाम दिया गया इसको। ठीक है, ये पिथिकैंथ्रोपस कहलाए, जावा मानव या पिथिकैंथ्रोपस। या इसी को ही कहा गया, क्या कहा गया? होमो इरेक्टस, या इसी को पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस भी कहा जाता है।
पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस या फिर होमो इरेक्टस, ये सीधा खड़ा होकर के एशिया में चलने वाला मानव है। पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस। जो अफ्रीका का सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव कौन सा है? ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। और उसकी उपजाति कौन सी थी? जिंजैंथ्रोपस, जिसने क्या किया, सबसे पहली बार विश्व इतिहास में क्या बनाया? औजारों का निर्माण किया। जावा वाला मानव क्या है? उसका नाम जावा मानव, पिथिकैंथ्रोपस या फिर उसको कहो, या फिर होमो इरेक्टस भी कहो। ये जावा में सबसे पहले जो अवशेष मिले, जो ये जावा का जो मानव है सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चला, इसीलिए इसको जावा मानव, पिथिकैंथ्रोपस इरेक्टस या होमो इरेक्टस के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ आप देखोगे तो चीन में एक जगह है, चीन में नाम है जगह का पीकिंग, ठीक है, पीकिंग। पीकिंग में जो है देखोगे तो 40 जो है जीवाश्म प्राप्त हुए थे। कितने? 40 जीवाश्म प्राप्त हुए पीकिंग में। और ये जीवाश्म जो प्राप्त हुए पीकिंग में प्राप्त हुए, इसी कारण से इसको क्या नाम दिया गया? एक तो नाम दिया गया पीकिंग मानव कहा गया। क्या नाम दिया गया इसको? पीकिंग मानव कहा गया इसको, ठीक है। पीकिंग के साथ साथ इसको एक और नाम दिया गया जिसको कह सकते हो, मैं ऊपर लिख देता हूं चीन वाले को, इसको कहा गया सिनेंथ्रोपस, ठीक है। सिनेंथ्रोपस भी इसको कहा गया, ठीक है, सिनेंथ्रोपस भी कहा गया इसको, सिनेंथ्रोपस या पीकिंग मानव कहा गया। लेकिन जाहिर सी बात यह है कि इसमें कितने जीवाश्म थे? 40 जीवाश्म मिले थे। लेकिन जब जापान ने जो है चीन पर आक्रमण किया, उस दौरान क्या हुआ कि ये सारे जो थे अवशेष, जो 40 जीवाश्म थे, कंकाल थे, 40 जीवाश्म का मतलब 40 कंकाल थे पूरे, और ये 40 के 40 कंकाल गायब हो गए और तब से ये विलुप्त हो गए। मतलब इनके कोई अता पता नहीं कि इनका क्या हुआ, शायद ये चोरी हो गए या फिर इनको नष्ट कर दिया गया, उस युद्ध में कुछ नष्ट हो गए, ऐसी कोई अनुमान नहीं फिलहाल। तो फिलहाल ये थे। इसके बाद देखोगे कि क्या होता है कि एक और आपने मानव पढ़ा होगा, कौन सा आपको मैं बताता हूँ। ये है जर्मनी में, आप आइए, और जब आप जर्मनी में देखेंगे कि जर्मनी में एक नदी है नियंडर, और नियंडर घाटी उसी की है, और उसी में पाया गया कौन सा मानव? उसको नाम इसी के नाम पर दिया गया, नियंडरथल मानव, ठीक है, नियंडरथल मानव। ये इसके जो देखें, अगर इसकी जो समय है कि ये कब का रहा होगा, लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व का है ये मानव, ठीक है। ये विश्व इतिहास का ऐसा पहला मानव है, नियंडरथल मानव, जिसने जो है विश्व इतिहास में क्या किया, पहली बार जब इसने शवों को दफनाया, शवों को जब दफनाया तो इसने क्या किया, उनके साथ विभिन्न सामग्रियां रखी, ठीक है। उसकी समाधि में क्या किया, उसने विभिन्न सारी सामग्रियां रखी, जैसे उसके लिए कोई औजार रख दिया या फिर कोई खाने की सामान रख दिया, कुछ और भी रख दिया, जो उसको सही लगता था उसने उन सारी चीज़ों को इसमें रखा। इससे क्या पता चलता है कि ये विश्व इतिहास का ऐसा पहला मानव है जो धर्म व पुनर्जन्म में, कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उसको यकीन था कि उसे अगले कहीं, या तो ये मानता रहा हो कि कोई और दुनिया है जहाँ पर वो इस खाने की चीज़ को रख देगा तो उसके लिए काम आएगी, या फिर मानता था कि पुनर्जन्म होगा, फिर इस वजह से उसने जो है ये सारी चीज़ों को दफनाते वक्त जो है उनके साथ दफनाता था। तो धर्म और पुनर्जन्म में कहीं ना कहीं उसका भरोसा था। तो ये वो ऐसा मानव है विश्व इतिहास में पहली बार। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किसने जो है वो है जिसने धार्मिक और पुनर्जन्म में विश्वास करता है, कौन सा मानव है वो? तो वो है नियंडरथल मानव, ठीक है। कहाँ से प्राप्त हुआ उसके अवशेष? जर्मनी के नियंडर घाटी से उसके अवशेष प्राप्त हुए। तो ये चीज़ याद रखने की बात है। अब इसी के साथ क्या हुआ कि जो ये जर्मनी मानव है, अचानक से ये 1,60,000 वर्ष पूर्व कह लो, या फिर इसको कहते हो ईसा पूर्व, ईसा की शताब्दी से 1,60,000 वर्ष पहले। लेकिन ये अगर देखें तो 40,000 ईसा पूर्व जो है, 40,000 ईसा पूर्व ये मानव जो है अचानक से क्या हो गया, लुप्त हो गया, ठीक है, लुप्त हो गया। और ये 40,000 ईसा पूर्व, आज से 40,000 ईसा पूर्व की अगर बात करें तो ये वही वक्त है, मतलब आज से का मतलब ईसा की जन्मशती के 40,000 वर्ष पूर्व की अगर बात करें तो ये ईसा की सदी से वही वक्त है, सदी से, जब जो है आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव हुआ, ठीक है, आधुनिक मानव का अवतरण हुआ कह लें कि, या आधुनिक मानव का विकास हुआ, आधुनिक मानव का विकास हुआ। तो ये वही 40,000 ईसा पूर्व, जब मतलब नियंडर मानव समाप्त हो रहा है और आधुनिक मानव उसका जन्म हो रहा है या उसका विकास, वो विकसित हो रहा है। अब ये जो आधुनिक मानव है इसको नाम क्या दिया गया? इसको नाम दिया गया होमो सैपियंस सैपियंस। क्या नाम दिया गया उसको? होमो सैपियंस सैपियंस नाम दिया गया। चलिए, तो आधुनिक मानव यहाँ से आया,
जिसको कहा गया होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस कहा गया उसको। तो ये तो कहानी थी कि मानव की। अब ये जो होमो सैपियंस सैपियंस है, इसकी देखोगे तो कई सारी उपजातियां भी हैं, जिसमें से आप देखोगे क्रोमैग्नन मानव है, क्रोमैग्नन है, गिमाल्डी है, ठीक है, क्रोमैग्नन है, इसी तरह से गिमाल्डी है, इसी तरह से चैंसलड है, कहीं कहीं चांसलेट है या फिर कहीं कहीं कह सकते हैं कि चांसलेट भी कहा पढ़ते हैं कुछ लोग उच्चारण उसमें भी। तो चांसलेट या फिर चांसलेट या फिर गिमाल्डी और फिर क्रोमैग्नन मानव, ये सब इसकी उपजातियाँ, बहुत सारी उपजातियाँ हैं और भी हैं, ठीक है। तो ये इतना आपको याद रखने की ज़रूरत है कि होमो सैपियंस मानव का विकास हुआ निएंडरथल मानव के बाद। अब अगर देखें एक क्रम के रूप में, अगर एक चार्ट के रूप में देख लें तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ज़रूरी है आप उस चार्ट को याद रखें। सबसे पहले कौन सा मानव आ रहा है देखोगे तो, कहाँ पर, अफ्रीका। अफ्रीका में कौन सा मानव है, ये 5 लाख साल पुराना है तकरीबन अफ्रीका वाला। और ये कौन सा मानव था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आप देखोगे कौन सा मानव है एशिया में। अब इसके हम उपजात की बात नहीं कर रहे हैं, जिंजैंथ्रोपस की बात नहीं कर रहे हैं, एशिया की बात कर रहे हैं। एशिया वाला कौन सा है, पिथिकैंथ्रोपस, या फिर इसको कहते हैं क्या, जावा मानव, ठीक है। ये एशिया में कहाँ से था, जावा से ही था, ठीक है। पिथिकैंथ्रोपस इसको कहा गया, पिथिकैंथ्रोपस, ठीक है। इसके बाद देखोगे तो कहाँ आया, एशिया के बाद अफ्रीका, एशिया, और इसके बाद आप देखोगे कि पीकिंग का आपको अवशेष मिलता है। पीकिंग को पीकिंग मानव कहा गया, ठीक है, पीकिंग मानव कहा गया। इसको अब भी नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया इसको, सिनेंथ्रोपस, सिनेंथ्रोपस नाम दिया गया। सिनेंथ्रोपस नाम दिया गया। इसी के बाद आप देखोगे कि जर्मनी में, ये पीकिंग कहाँ पर है, ये चीन में है। कहाँ पर है पीकिंग, चीन में। जर्मनी में कौन सा है, निएंडरथल। और निएंडरथल के बाद कौन सा मानव आया, इसी के बाद प्रादुर्भाव हुआ आधुनिक का, आधुनिक मानव। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस होमो सैपियंस सैपियंस, ठीक है। ये आया, तो आपको ये चार्ट बना लेना चाहिए, और ये चार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ों का ये पूरा निचोड़ अभी तक जो हमने देखा, ठीक है। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ। अब बात करते हैं कि भारत में कैसे विकास हुआ, भारत में कहाँ कहाँ साक्ष्य मिले हैं, इस बात को जानते हैं। तो जब भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो भारत में आप देखेंगे कि कहा तो जाता है कि मतलब बहुत पुराना इतिहास है भारत में मानव के मिलने का, लेकिन जो मानव के मिलने के जो कंकालों की बात करें तो 2,50,000 वर्ष पुराना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं है। वैसे जो साक्ष्य मिलते हैं, जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र में जो मानव के द्वारा प्रयुक्त उपकरण वगैरह है, उसके जो है चीज़ों के साक्ष्य मिलते हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर, बोरी में, ठीक है। बोरी, महाराष्ट्र में बोरी एक जगह है, और उस महाराष्ट्र के बोरी में जो साक्ष्य मिलते हैं वहाँ पर माना जाता है कि ये जो कितने पुराने हैं, 14 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो भारतीय, ये भारत की बात करें तो भारतीय महाद्वीप अगर लिख लें तो ज़्यादा सही होगा, भारतीय महाद्वीप में, ठीक है। भारतीय उप महाद्वीप वैसे बेसिकली लिखना चाहिए, ठीक है। आप लोग समझ जाएं कि भारतीय उप महाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप। तो महाराष्ट्र के बाद आप देखोगे तो रावलपिंडी, जो रावलपिंडी है, रावलपिंडी में एक जगह है रिवात। तो रावलपिंडी के रिवात में जो साक्ष्य मिले हैं वो कितने पुराने हैं, 19 लाख वर्ष पुराने हैं, ठीक है। ये मानव के कंकाल नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है, उसके जो प्रयुक्त की गई जो चीज़ें हैं उनकी बात हो रही है कि ये प्रयुक्त हुई, क्योंकि मानव में पूरा पाषाण काल के कोई कंकाल नहीं है, मध्य पाषाण काल से कंकाल मिलना शुरू होते हैं, और ये 19 लाख वर्ष पुराना मध्यकाल का काल ही नहीं है, ठीक है।
इसके बाद जो तीसरा आता है वो है आपका जम्मू कश्मीर कह लो, या फिर उसको क्या लिख दें, क्या लो, शिवालिक श्रेणी से या शिवालिक क्षेत्र से। शिवालिक क्षेत्र से जो मिला है वो लगभग जो है कहाँ है, ये कितना पुराना है, 25 लाख वर्ष पुराने अवशेष यहाँ से मिले हैं, जो वस्तुओं के फिर औजारों या उपकरणों के हैं, वो करीबन 25 लाख वर्ष पुराना है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र, रावलपिंडी, शिवालिक क्षेत्र, ये 3 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं जहाँ से मिलते हैं पूरा पाषाण काल के कुछ साक्ष्य की प्राप्ति होती है भारत में, ठीक है। जहाँ से हम अनुमान लगाते हैं कि जो है प्राचीन मानव, जो है आदिम मानव, जिसको हम होमिनिड्स कहते थे, ठीक है, उसके साक्ष्य जो यहाँ से मिलते हैं कुछ, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसको मिटाते हैं। सबसे खास बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और रह गई है इसमें, जिसके बाद अब हम डायरेक्ट पहुँचने वाले हैं कहाँ पर, कि प्राग ऐतिहासिक काल से हम शुरू करने वाले। तो इसमें जो है एक चीज़ बची ये है कि कई सारे विद्वान आए जिन्होंने जो है विभाजन किया, निर्जातीय विभाजन। तो निर्जातीय विभाजन देखें, जो भारत में जो है, भारत में निर्जातीय जो विभाजन, कई सारे विद्वानों ने जो भारत के जो लोग थे उनकी निर्जातीय विभाजन का मतलब उनको प्रजाति के आधार पर बांटा उनको। और इसमें देखोगे कि बहुत शायद सबसे पहला जो विभाजन किया गया, पहली बार जो विभाजन किया गया, वो एक अंग्रेज जो है व्यक्ति हैं, उनका नाम है हर्बर्ट रिजले। क्या नाम है? हर्बर्ट रिजले, जिन्होंने बांटा भारत के लोगों को, भारत की जो जनसंख्या है, भारत के जो निर्जातीय समूह जितने प्रकार के पाए जाते हैं लोग, उनको उसी आधार पर इन्होंने कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा, 7 भागों में बांटा। और वो 7 भाग कौन से हैं देखोगे तो आर्य हैं, शक हैं, द्रविड़, वैसे शक अलग से नहीं है, मंगोल है, आर्य है, मंगोल है, द्रविड़ है, और फिर देखोगे कि आर्य द्रविड़ियन, फिर देखोगे कि मंगोल द्रविड़, मंगोल कितना हो गया? 3 5 हो गया, मंगोल द्रविड़, इसी तरह से शक द्रविड़, और एक जो बच रहा है उसको कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख देता हूँ। शक द्रविड़ के बाद एक है तुर्की और ईरानी, ठीक है। तो ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो आर्य द्रविड़, आर्य, मंगोल, द्रविड़, आर्य द्रविड़, मंगोल द्रविड़, शक द्रविड़, तुर्की और ईरानी, इन 7 भागों में बांटा गया था। हर्बर्ट रिजले ने ये बांटा। तो इस तरह का जो विभाजन आपको लगे ना कि आर्य में, मंगोलों में, द्रविड़ों में, जब कोई वैज्ञानिक नाम ना मिले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सबसे पहला विभाजन किसने किया था? हर्बर्ट रिजले ने किया था। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ज़्यादा पूछता तो नहीं है फिलहाल। इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, जो वीएस, जो दूसरे वैज्ञानिक हैं जिसका नाम है, क्या नाम है? वीएस गुहा, जिन्होंने जो है इनको 6 भागों में बांटा। तो ये पहली बार फिलहाल विभाजन किया था किसने? जो निर्जातीय विभाजन पहली बार किसने किया है, वो नाम आपको सिर्फ याद रखना कि हर्बर्ट रिजले ने पहली बार विभाजन किया था। आर्य में, द्रविड़ में, मंगोल में, आर्य द्रविड़, शक द्रविड़, और फिर मंगोल द्रविड़, और फिर कौन से हैं? तुर्की और ईरानी। ये 7 भागों में उन्होंने विभाजन किया। इसके बाद आप देखेंगे कि सबसे लास्ट टाइम पे जो, इसके बाद भी बहुत सारे विभाजन, जैसे एसएच हंटन या फिर हंटर कह लो, एसएच हंटर ने भी विभाजन किया, कहीं कहीं एसएच हंटन मिल जाता है। एसएच हंटर ने जो विभाजन किया, उन्होंने 8 भागों में बांटा। तो अभी ये इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि वो कब किसने बांटा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको जानने की ज़रूरत है। और वो था जो विभाजन एक हुआ है, वो वीएस गुहा का है। सबसे नवीनतम विभाजन है वीएस गुहा का, वीएस गुहा ने 6 भागों में बांटा। तो ठीक है, हम एक एक करके देखते हैं कि पहला जो उन्होंने विभाजन किया, उन्होंने कहा कि कौन से लोग हैं इसमें? निग्रेटो लोग हैं, निग्रेटो, तो निग्रेटो लोग हैं। दूसरे दो देखोगे विभाजन उसमें किया कि मंगोलायड कहा उन्होंने, मंगोलायड कहा। तीसरे जो देखो उन्होंने कहा कि प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। चौथा विभाजन जो उन्होंने किया कि मेडिटेरेनियन, ठीक है, मेडिटेरेनियन। पांचवा जो विभाजन उन्होंने किया, उन्होंने किसमें किया? मेडिटेरेनियन के बाद देखोगे तो पाश्चात्य
लघुशिरस्क, ये बड़ा मतलब टफ नाम है, पाश्चात्य लघुशिरस्क, ठीक है। और एक छठा जो आखिरी है, छठा जो देखोगे वो क्या नाम था, नार्डिक, ठीक है, क्या नाम है, नार्डिक नाम है, ठीक है। ये 6 विभाजन उन्होंने किया, क्या नाम है, निग्रिटो, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, मेडिटेरेनियन, पाश्चात्य लघुशिरस्क और फिर नार्डिक, ये 6 भागों में उन्होंने बांटा। इसमें फिर अलग अलग से प्रकार, जैसे निग्रेटो के बारे में, प्रकारों की बात हम इसी में करते चलेंगे। अगर हम सबसे पहले निग्रेटो की बात करें तो निग्रेटो को उन्होंने बताया कि ये 3-4 जगह है जो भारत में लगभग जो है, ये भारत में क्या है, लगभग भारत में विलुप्त प्राय है। अगर आप भारत में देखेंगे निग्रेटो को तो अंडमान का जो क्षेत्र है, अंडमान आपको याद आ रहा होगा, अंडमान के लोग जो है बहुत जैसे अफ्रीकी टाइप के लोग हैं, वो ब्लैक टाइप के लोग, अफ्रीकी टाइप के लोग, है ना, वो जो प्रजाति है, जो अफ्रीकी प्रजाति है वो बेसिकली निग्रेटो टाइप की प्रजाति है। तो जो अफ्रीकी टाइप के लोग हैं यहाँ पे, वो इंडिया में लगभग विलुप्त प्राय हैं। जो जाहिर सी बात है, जो बची खुची है वो अंडमान में। साउथ इंडिया में देखोगे तो मैसूर वगैरह के आसपास का जो क्षेत्र है, त्रावणकोर जो है, त्रावणकोर में। तीसरा जो इम्पोर्टेंट जगह है अगर देखोगे तो असम का पूर्वी हिस्सा, ठीक है, असम का पूर्वी में, और फिर जो है बिहार के कुछ हिस्से में, बिहार के भी पूर्वी भाग में कुछ ये क्षेत्र जो है यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। अंडमान, त्रावणकोर, असम और बिहार के कुछ क्षेत्रों में इसको मिलती है निग्रेटो, नहीं तो लगभग और समस्त भारत से लगभग ये विलुप्त प्राय के आधार, विलुप्त प्राय के कगार पर है। बात करें अगर मंगोलाइड की, मंगोलाइड का विभाजन किया गया 2 भागों में, मंगोलाइड को 2 भागों में बांटा गया। तो मंगोलाइड को 2 भागों में, मैं इसको सब मिटा देता हूँ, फिर से एक एक करके लिखता चला जाऊँगा, ठीक है। मंगोलाइड को जो है 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। मंगोलाइड को जो 2 भागों में बांटा गया वो कौन सा था, एक कहा गया कि पैलियो मंगोलाइड, और जो दूसरा कहा गया तिब्बती मंगोलाइड। कौन सा, पैलियो मंगोलाइड और तिब्बती मंगोलाइड। तो अब आप देखोगे जो पैलियो मंगोलाइड के लोग हैं, पैलियो मंगोलाइड के लोग कहाँ मिलते हैं, वो आप देख सकते हैं कि जो सिक्किम का जो एरिया है, सिक्किम नहीं, गलत बोल दिया मैं, सॉरी, असम का जो एरिया है, असम का जो पूर्वी हिस्सा है और म्यांमार, ठीक है, असम और म्यांमार के जो क्षेत्र के लोग हैं वो आते हैं किसमें, पैलियो मंगोलाइड में आते हैं। और अगर तिब्बती का जो क्षेत्र मान लें, तिब्बती जो मंगोलाइड है, तिब्बती मंगोलाइड में आपका सिक्किम और साथ ही भूटान का जो क्षेत्र है, भूटान के आसपास का जो क्षेत्र है, यानी भूटान तो पूरा ही है, तो सिक्किम और भूटान के जो क्षेत्र में लोग पाए जाते हैं वो उनको माना गया तिब्बती मंगोलाइड। तो पैलियो मंगोलाइड असम और म्यांमार, तिब्बती मंगोलाइड सिक्किम और भूटान, ठीक है। आगे बढ़ें, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ भी, मतलब वैसे मैं साफ साफ लिख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि पढ़ने के लायक होगा, ठीक है। तो मंगोलाइड के बाद अगर आप देखें जो तीसरी जो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की बात नहीं करते हैं क्योंकि वो जो है वो चिट्ट-पुट्ट हर जगह लगभग मिल जाती है पूरे भारत में, ठीक है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड ही ज़्यादा अधिकतर है। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड के बाद अगर देखेंगे जो चौथी है मेडिटेरेनियन। जब मेडिटेरेनियन की बात करें तो मेडिटेरेनियन को 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। मेडिटेरेनियन को 3 भागों में, जैसे एक तो है कौन सी, मेडिटेरेनियन को जो 3 भागों में बांटा गया, तो एक को कहते हैं कि पैलियो मेडिटेरेनियन, ठीक है, पैलियो मेडिटेरेनियन। दूसरी को अगर देखें तो उसको कहा गया कि यूरोपियन मेडिटेरेनियन या फिर सिर्फ मेडिटेरेनियन ही इसको कहा गया। और तीसरी को अगर देखें तो वो कौन सी कहा गया, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन, यानी पूर्वी मेडिटेरेनियन उसको कहा गया, ठीक है, पूर्वी मेडिटेरेनियन। तो कौन सी है, पैलियो मेडिटेरेनियन, फिर यूरोपियन मेडिटेरेनियन या मेडिटेरेनियन, और यह फिर पूर्वी मेडिटेरेनियन, 3 भागों में बांटा गया। अब आप अगर देखेंगे जो पैलियो मेडिटेरेनियन है ये कहाँ पाई जाती है, तो पैलियो जो है ये पाई जाती है कि बेसिकली दक्षिण भारत के क्षेत्र में, दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो तमिल लोग हैं, ठीक है, मलयाली लोग हैं, कन्नड़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलते हैं ये पैलियो मेडिटेरेनियन। उनको ऐसा इन्होंने जो वी.एस. गुहा, ये किसका विभाजन है, वी.एस. गुहा का, ये मेरा विभाजन नहीं है, वी.एस. गुहा का विभाजन है। उनके अनुसार तमिल, मलयाली और जो कन्नड़ के लोग हैं वो कहाँ पर हैं, किस हिस्से में आते हैं, वो पैलियो मेडिटेरेनियन के हिस्से में आते हैं। फिर मेडिटेरेनियन जो मूल मेडिटेरेनियन है, मतलब कि जिसको हम यूरोपियन मेडिटेरेनियन भी कहा जाता है, उसमें अगर देखेंगे तो उसमें कौन से लोग आते हैं, पंजाब के, साथ ही देखोगे तो राजपूताने के, साथ ही देखोगे तो और इसमें जो आ सकते हैं कौन से आ जाते हैं, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, ठीक है,
ठीक है। पश्चिमी उत्तर, वैसे इसमें देखा तो पंजाब और बेसिकली पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि जो गंगा घाटी है, गंगा घाटी का जो ऊपरी क्षेत्र है ये आ जाता है इसमें, ठीक है। ये भी ऊपरी पंजाब कह लो, ऊपरी पंजाब और गंगा घाटी का जो ऊपरी क्षेत्र है वो। फिर आज बचता है आपका पूर्वी मेडिटेरेनियन। पूर्वी मेडिटेरेनियन में ही आपका जो बचता है पंजाब का क्षेत्र है, सिंधु का क्षेत्र है, राजपूताने का क्षेत्र है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो लिख लो कि पंजाब का जो शेष क्षेत्र है, पंजाब, सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी घाटी का जो क्षेत्र है, और कौन सा है पंजाब सिंधु के साथ साथ राजपूताना क्षेत्र है, और राजपूताने के साथ साथ देखोगे तो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है ये, तो ये आ जाता है पूर्वी मेडिटेरेनियन के हिस्से में आ जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद इस बात ना कर लीजिए। पैलियो मेडिटेरेनियन, दक्षिण भारत में तमिल, मलयाली, कन्नड़ लोग। मेडिटेरेनियन में ऊपरी पंजाब, गंगा घाटी का ऊपरी क्षेत्र। पूर्वी मेडिटेरेनियन में पंजाब, सिंधु, राजपूताना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के जो लोग हैं उनको डिवाइड किया गया है इन सारी मेडिटेरेनियन के तीनों इस शाखा के अंदर, ठीक है। अब अगली तरफ अगर बढ़ें, पांचवें की तरफ, जिसका क्या नाम है, मेडिटेरेनियन के बाद आती है आपकी पाश्चात्य, ये बड़ा कठिन नाम है, पाश्चात्य लघु शीर्ष्क, ठीक है। पाश्चात्य लघु शीर्ष्क, पाश्चात्य लघु शीर्ष्क को भी आगे फर्दरली जो चल के क्या नाम है, 3 भागों में बांटा गया। और इसमें जो है देखो 3 भागों में कौन सा बांटा गया, एक तो अल्पिनाइड में बांटा गया, इसको लिख सकते हैं, अल्पिनाइड को हिंदी में कैसे लिख सकते हैं, अल्पिनाइड लिख सकते हो ऐसे, अल्पिनाइड, ठीक है, अल्पिनाइड में बांटा गया एक। और जो दूसरा है वो किस में बांटा गया, वो बांटा गया है आर्मेनाइड में, आर्मेनाइड, आर्मेनाइड, आर्मेनियन, आर्मेनियाइड, आर्मेनाइड, ठीक है, आर्मेनाइड में बांटा गया। और जो तीसरा उसमें आता है डायनेरिक में बांटा गया, किस में बांटा गया, डायनेरिक में बांटा गया। तो आर्मेनाइड, अल्पेनाइड और आर्मेनाइड, डायनेरिक और अल्पेनाइड। अल्पेनाइड का जो क्षेत्र है आप देखोगे तो ये बेसिकली ये जो जाति है, ये जो प्रजाति है अल्पेनाइड प्रजाति, जो किसके नाम पर रखा गया आपको पता होगा कि अल्पस पर्वत है, उसी के नाम पर वहाँ पर जो पाई जाने वाली जाति है, प्रजाति है मनुष्यों की, उसको अल्पाइन कहा जाता है, ठीक है, अल्पाइन प्रकार की प्रजाति। तो ये मनुष्यों की जो ये प्रजाति है अल्पेनाइड, उसी के नाम पर रखा गया, जो वहाँ के लोगों जैसे ये दिखने वाले लोग हैं, तो इनको नाम दिया गया अल्पेनाइड। और ये भारत में देखोगे तो कहाँ मिलते हैं लोग, काठवाड़ का जो क्षेत्र है वहाँ पर मिलते हैं, काठवाड़ के क्षेत्र में, ये कहाँ पर है, ये गुजरात में, काठवाड़ के क्षेत्र में ये। और देखोगे दूसरी आर्मेनाइड, आर्मेनाइड जो है बेसिकली आर्मेनिया से शब्द ऐसा प्रतीत होता है ना, आर्मेनिया से बना है, आर्मेनिया, आर्मेनिया से जो लोग यहाँ पे आर्मेनिया के जैसे दिखते हैं, या फिर कह लो, या फिर शायद वो यहाँ से पलायन करके यहाँ आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आर्मेनियाई लोग जो थे उनको बांटा गया आर्मेनाइड में। उसको क्या नाम दिया गया, बेसिकली जो यहाँ पे भारत में जो पारसी समुदाय है उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है आर्मेनाइड में, ठीक है। तीसरा जो आखिरी बचता है डायनेरिक बचता है इसका। डायनेरिक देखोगे तो बेसिकली पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, ठीक है, डायनेरिक जो है ये बंगाल का क्षेत्र है। तो पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र इसमें उड़ीसा का भी आ जाता है, और कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल का भी आ जाता है आपका। तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं डायनेरिक। आर्मेनाइड आपका पारसी समुदाय, और अल्पाइन आपका काठवाड़ के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पाश्चात्य लघु शीर्ष्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और अब बचा इसमें अंतिम, और अंतिम जो है वो कौन सा है, नार्डिक। इसको पढ़ने की मतलब सिर्फ इतना ही है, इसमें कोई विभाजन भी नहीं है। इसमें सिंपल सी बात है कि ये लोग कहाँ पाए जाते हैं, इनको पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र के कुछ बचे हुए लोग हैं, पश्चिम बंगाल के जो क्षेत्र के व्यापक रूप से विभाजन है, उसको नार्डिक में रखा गया है पश्चिम बंगाल का। देखोगे आपने अभी देखा होगा कि जो डायनेरिक में देखा होगा उसमें भी था कुछ एक हिस्सा बंगाल का, कि वहाँ पे भी हैं कुछ एक लोग, तो पूर्वी बंगाल के वहाँ भी कुछ लोग हैं, और यहाँ पर देखोगे शेष पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं उनकी जो पहचान उन्होंने बीएस गुहा के हिसाब से वो नार्डिक के में आते हैं, ठीक है। तो ये तो था विभाजन और ये निर्जाति विभाजन। अब ये जो जितना भी हमारा परिचय वाला सेशन है प्राग इतिहास को शुरू करने से पहले, मानव के उदय विकास को लेकर के, और सारी चीज़ें जो उसके विभाजन है उसके क्या कह सकते हैं, उसकी सारी चीज़ों को लेकर के किस तरह से मानव का इवोल्यूशन हुआ, और किस तरह से मानव को कैसे कैसे मतलब हमने इसको जानकारी करने की कोशिश की, किस तरह से खोजें हुई, और किस तरह से भारत जो है अब
इतिहास के पटल पर। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है अपने आप की एक पहचान बना सका। तो उसमें देखोगे आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात अभी तक की जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें प्री हिस्टोरिक इंडिया को लेकर के है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये वाला टॉपिक आपको ये पता होना चाहिए। प्री हिस्टोरिक इंडिया ये बिल्कुल नाम सहित सन सहित आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है जो मानव का, जो हमने देखा कि किस तरह से मानव का विकास क्रम हुआ, उद्भव हुआ। जैसे अफ्रीका में कौन सा मिला, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मिला। इसी तरह से आपने देखा कि पीकिंग में कौन सा मिला, पिथेकैंथ्रोपस मिला या फिर पीकिंग मानव मिला। इसी तरह से आपने जर्मनी में देखा कौन सा मिला, निएंडरथल मिला। और उसके बाद जा करके विकास हुआ किसका, आपका होमो सैपियंस सैपियंस का। तो बेसिकली ये सब जो है ये क्वेश्चन इसमें कभी कभी जो होता है क्या होता है, आपका पूछ लेगा, ऐसे दे देगा कि अनुक्रम जो है दे देगा, ऐसे 3-4 अनुक्रम दे दिया। जैसे मान लो दे दिया कि जावा मानव, निएंडरथल मानव, और यहाँ पे दे दिया कि पीकिंग मानव, और फिर लगा देगा कि क्रमबद्ध करने के लिए ऐसा कुछ, या फिर मिलान करने के लिए ऐसा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। तो ये फिलहाल हमने ये कवर कर लिया है कि मानव का उदय और मानव का विकास कैसे हुआ। और अब जो हमको पढ़ना है वो शुरू करना है प्योरली इतिहास की, प्राग इतिहास से हम शुरू करेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल से, जिसमें हमको पढ़ना होगा मध्य, पूरा पाषाण काल, मध्य और नवपाषाण काल और ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो इसको हम उम्मीद है कि कल तक ख़त्म कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो हाँ, इसको मतलब थोड़ा सा लोगों के साथ शेयर वगैरह कर लें। तो ठीक है, मिलते हैं कल और शुरू करेंगे कल प्राग इतिहास। तो आपका दिन शुभ हो।